Hello friends, how are you all? I'm Valia and today I'm going to discuss child development and pedagogy previous year's questions 2021 paper 2 part 4. So in the previous lessons we have completed most probably 18 or 17 questions. So now today we have started from the 19th question. Learning is a dash and dash process. आपको ये बताना है कि learning कैसा process है? Complex है, active process है, simple है और linear process है. Linear process तो नहीं हो सकता. सिंपल है, इंडिविजुअल प्रोसेस है, इंडिविजुअली प्रोसेस थोड़ा ना होता. पैसिव भी नहीं हो सकता कि लर्निंग जो आपका आता है वो आपका एक्टिव प्रोसेस होता है, कॉम्प्लेक्स होता है. सबका डिफरेंट डिफरेंट एक तरीका होता है लर्न करने का. लर्निंग अलग अलग फेजेस में होती है, अलग अलग एज में. लर्निंग को क्या कहते हैं हम लोग? लाइफ लर्निंग जो होती है आपकी लाइफ लॉन्ग होती है. ऐसे नहीं कि सिर्फ आपने एक एज में लर्न कर लिया, नेक्स्ट एज में आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है. हर स्टेज में, हर एज में लर्निंग जो होती है आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है. दैट्स व्हाई इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड इट इज अ एक्टिव प्रोसेस. That's why the answer is 1. Next question is, a teacher should dash the social, cultural, religious and linguistic diversity in her classroom to facilitate meaningful learning. एक टीचर को क्या करना चाहिए अपनी कक्षा में अगर सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक मतलब इस तरह के डिफरेंस वाले स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग लैंग्वेज के क्लासरूम में बच्चे हैं, तो उन्हें अच्छी मीनिंगफुल लर्निंग को कैसे कराना चाहिए? टीचर शुड उसको डिसमिस कर देना चाहिए या फिर इग्नोर कर देना चाहिए कि क्लास में अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स हैं, या फिर उनको सबको समझते हुए लर्निंग को कराना चाहिए? तो आंसर में क्या आएगा कि टीचर को क्या करना चाहिए? अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्या क्या बच्चों के बीच में क्या क्या डाइवर्सिटीज हैं. अगर बच्चे के साथ लैंग्वेज इशू है या बच्चा किसी दूसरे रिलीजन से बिलोंग करता है, बच्चे का सोशल एस्पेक्ट डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, उसके अकॉर्डिंग समझते हुए टीचर को अंडरस्टैंड करते हुए क्लास में अच्छी मीनिंगफुल लर्निंग करानी चाहिए. तो आंसर हो जाएगा हमारा 3rd. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट डैश लर्निंग एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम. ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप क्रिएट करें कैसा लर्निंग एनवायरनमेंट, हमें बताना है क्लासरूम के अंदर, ना कि कॉम्पिटिटिव, सॉरी, रादर देन डैश वन. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए, वो आपको बताना है. तो आपका जो लर्निंग एनवायरनमेंट क्लास में कोलैबोरेटिव होना चाहिए और कॉम्पिटिटिव नहीं होना चाहिए. कॉम्पिटिटिव होना चाहिए और कोलैबोरेटिव नहीं होना चाहिए, तो गलत बात है. कोलैबोरेशन तो होना चाहिए. तो ये तो अपने आप ही गलत हो गया जब यहाँ इन्होंने कोलैबोरेशन को, मतलब अगर सब लोग साथ मिलके काम करेंगे तो इसे मना कर दिया. फियरफुल होना चाहिए और फैसिलिटेटिव नहीं होना चाहिए, ये भी नेगेटिव ऑप्शन है. फियरफुल होगा बच्चा डर के थोड़ी ना पड़ेगा, और फैसिलिटेटिव मतलब आप बच्चे को बहुत मीनिंगफुल लर्निंग करा रहे हो, तो ये फैसिलिटेटिव लर्निंग करा रहे हो. वो उन्होंने कहा है कि नहीं होना चाहिए, तो ये भी नेगेटिव ऑप्शन हो जाता है. कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, फैसिलिटेटिव नहीं होना चाहिए, दोनों ही नेगेटिव है. सिंपल बात है, बच्चा कोलैबोरेटिव लर्निंग होनी चाहिए. हमेशा आप कंपटीशन या टास्क को लेके नहीं चल सकते, लेकिन आपका कोलैबोरेशन होना चाहिए. सब बच्चे अगर साथ लग के ग्रुप डिस्कशंस करते हैं या फिर कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो ये लर्निंग इन्वायरमेंट को अच्छा बनाता है आपकी क्लास में. तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है. Which of the following is an example of effective motivational strategy? आपको बताना है इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है इफेक्टिव मोटिवेशनल स्ट्रेटेजी का जो कि इंकरेज करेगा बच्चों को पढ़ने के लिए, लर्न करने के लिए. आप प्रोवाइड करेंगे स्कैफोल्डिंग स्पेशली व्हेन स्टूडेंट्स लर्न अ न्यू स्किल. स्कैफोल्डिंग का मतलब आप बच्चे को असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे जब वो कोई नई चीज याद कर रहे हैं, तो ये तो अच्छा पॉइंट है. इम्फेसिस देंगे आप सबसे ज्यादा बच्चे को कि कंप्लीट करे अपने वर्क को लर्निंग के कंपैरिजन में. मतलब लर्निंग तो होती रहेगी, लेकिन सबसे पहली बात है कि वो अपना काम कंप्लीट करे. ऐसा थोड़ी ना है. लर्निंग अच्छी होगी तो बच्चा अपने आप मोटिवेटेड होगा काम को करने के लिए, वो अपने आप अपने वर्क को कंप्लीट करेगा. इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे के वर्क के ऊपर पहले फोकस करेंगे, उसकी लर्निंग पे बाद में फोकस करेंगे. तो ये नेगेटिव ऑप्शन हो जाता है आपका. गिविंग टास्क दैट आर वेरी इजी. आप अगर बच्चे को हमेशा एक टास्क ही देते रहेंगे, आसान आसान टास्क, तो ये सिर्फ एक मोटिवेट नहीं करता. आप डिफरेंट डिफरेंट टास्क दें अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द लर्नर. तो अच्छा भी है. सिर्फ ये कि आसान आसान आप टास्क देते रहेंगे, बच्चा अपने आप मोटिवेट नहीं होगा. क्रिएट करना लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द कंपटीशन. कंपटीशन अच्छा होता है, कभी कभी ठीक होता है, लेकिन ये कि हर बार आप बच्चे के सामने सिर्फ कंपटीशन की अपॉर्चुनिटीज नहीं दे सकते. बच्चे के अंदर लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज नॉट करेक्ट. आपको बताना है कि जो गलत है इसके अंदर चिल्ड्रंस की थिंकिंग के बारे में.
Children construct their own theories about various phenomena around them. बच्चे अपनी theories को खुद conduct कर लेंगे, खुद construct कर लेंगे अलग अलग phenomena के basis पे. Children cannot think of concepts on their own, and the primary role of the teachers is to provide information. ये जो बच्चे हैं वो सोच नहीं सकते कंसेप्ट्स के बारे में खुद से, और जो टीचर का जो प्राइमरी रोल होता है कि आप उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ये बात बिल्कुल ठीक है. Children actively think about various phenomena around them and have an urge to explore. जब बच्चा किसी चीज के बारे में सोचता है, किसी फिनोमिना के बारे में सोचता है, और तो उसके अंदर क्या होता है, एक इच्छा होती है एक चीजों को एक्सप्लोर करने की. ये भी बिल्कुल सही है. Children are born with the curiosity to learn about the world around them. बच्चे के अंदर एक उत्सुकता होती है, क्यूरियोसिटी होती है चीजों को जानने की जो उसके आसपास है. ये बात भी बिल्कुल ठीक है. तो इसके हिसाब से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि जो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दे दिया है कि अबाउट द चिल्ड्रंस थिंकिंग इज नॉट करेक्ट. ये चिल्ड्रन जो है सारे कंसेप्ट को खुद नहीं सीख सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिल्ड्रंस फेलियर इन स्कूल suggests that children from the deprived backgrounds are not capable of learning. चिल्ड्रंस का फेलियर मतलब अगर आपका बच्चा फेल हो जाता है, चिल्ड्रन फेल हो जाता है स्कूल में, तो उसका क्या रीजन है? सजेस्ट करना चाहिए कि चिल्ड्रन जो है डिप्राइव्ड बैकग्राउंड से, इसलिए उसका अंदर लर्निंग की कैपेसिटी नहीं है. ऐसा थोड़ी ना आप किसी बच्चे को डिग्रेड करेंगे. या फिर इंडिकेट that the school has not been able to cater to the needs and interest of the children. अगर आपके स्कूल का कोई बच्चा फेल होता है तो that means कि आपका जो स्कूल है वो बच्चे को उसके अकॉर्डिंग नीड्स और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं कर पाया है, वो फैसिलिटीज नहीं दे पाया है. दैट कहते हैं ना कि अगर बच्चा फेल है तो दैट मीन्स आपका सिस्टम फेल है. थर्ड है हमारा, प्रूव दैट दीज चिल्ड्रन हैव जेनेटिक बर्थ डिफेक्ट्स. मतलब अगर किसी बच्चे के अंदर जेनेटिकली बर्थ डिफेक्ट्स हैं तो इसलिए स्कूल में बच्चा फेल हो रहा है. या सिग्निफाई करते हैं दैट द पेरेंट्स हैव नॉट बीन एबल टू सपोर्ट देयर चिल्ड्रन टू लर्न. या फिर ये कि उसके पेरेंट्स जो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे लर्न करने में. तो इसमें क्या आंसर होगा हमारा? इसमें आंसर होगा यही कि अगर आपका बच्चा फेल है दैट मीन्स आपका सिस्टम फेल है, कि जो स्कूल है वो बच्चे को वो चीजें नहीं दे पा रहा है जो बच्चे की नीड है, जो बच्चे का इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप चीजें नहीं कर पा रहे हो. दैट मीन्स कि बच्चा इसलिए फेल हो रहा है आपके स्कूल में. तो ये था हमारा आज का लेसन, और नेक्स्ट लेसन में मैं आपके लिए नए क्वेश्चन और इसके क्वेश्चंस लेके आऊंगी. तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा पेपर 2 2021 कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट लेसन जब मैं लेकर आती हूँ आपका. सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन. स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग. अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को.